के बारे में सीखा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। क्वाड्रेटिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस है वो लिख लेते हैं। तो हेडिंग हमारी हो जाएगी इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन। और इनमें से कई सारी चीज़ों का हमें आइडिया है, तो जिनका नहीं आइडिया उनको हम एक बार लिख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन। और इसमें सबसे पहला टर्म जो आएगा वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का आइडिया है। पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन? अरे कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अगर गिवन हो ए जीरो एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ऐसे डैश डैश लास्ट में हो ए एन। ठीक है, तो एन जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, बस हमें ये ध्यान रखना होता है। एन क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो ये जो है, और ए वन ए टू ए थ्री क्या है? ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री, ये क्या होते हैं? ए एन तक कांस्टेंट होते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को हम, या इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो ये तो इजी है, पॉलिनोमियल फंक्शन का आइडिया है सभी को। दूसरा इसमें आता है अलजेब्रिक फंक्शन, उसका भी आइडिया होगा अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। फिर रैशनल फंक्शन आता है, ये भी आइडिया है हमको। रैशनल फंक्शन क्या शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है वो रैशनल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन दो हमने पढ़े थे ना, फंक्शन के दो केसेस की, एक अलजेब्रिक होता है और एक ट्रांसीडेंटल होता है। तो जो अलजेब्रिक है वो ट्रांसीडेंटल नहीं होगा। अगर ट्रांसीडेंटल की हमसे पूछा जाए कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, कि जितने फंक्शन हैं वो अलजेब्रिक को हटा दो, वो सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन हटा दो। जैसे y इक्वल टू मॉड x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, जितने अलजेब्रिक हैं x के टर्म में जो फंक्शन है उनको हटा के जितने भी फंक्शन मिलेंगे वो सारे के सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शन हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट है वो है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, तो वो लिख लेते हैं। तो ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में लिख लेते हैं। अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी एन एक्सप्लिसिट फंक्शन of x if the dependent variable y can be expressed as in term of dependent variable x, in term of dependent variable x। मतलब कोई ऐसा फंक्शन, सीधी सीधी बात अगर हम करें कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें y को इन टर्म ऑफ x में हम लिख सकते हैं, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जिसको y इन टर्म ऑफ x नहीं लिख पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, वाई इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है। y इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस साइन x, इसको y इन टर्म ऑफ x लिख सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन है जिसको y इन टर्म ऑफ लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरह के जिसमें भी y को इन टर्म ऑफ x लिख सकते हो उनको हम क्या बोल देते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो फिर इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है?
जिसको y इन टर्म ऑफ x ना लिखा जा सके। पूरी डेफिनेशन वही होगी, a function y equal to fx is said to be an implicit function if the dependent variable y can be की जगह हो जाएगा can not be expressed as in term of dependent variable x। ठीक है, सेम वही हो जाएगा जिसको हम y इन टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन। अब इसका मैं सीधे सीधे एग्जांपल ही लिख रहा हूँ, डेफिनेशन समझ में आ गई ना क्या होगी। जिसको हम y इन टर्म ऑफ x लिख सकते हैं वो हो जाएगा एक्सप्लिसिट, जिसको नहीं लिख सकते वो हो जाएगा इम्प्लीसिट। जैसे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें कहा जाए आपको कि x को एक तरफ रखो और y को उधर भेज दो, या y को एक तरफ रखो x को उधर भेज दो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसमें से y इन टर्म ऑफ x लिख सकते हैं क्या? तो नहीं लिख पाएंगे। y अगर हम सब में से देखें तो यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर है, तो y पूरा एक साथ आ ही नहीं पाएगा कभी, तो y इन टर्म ऑफ x नहीं लिखा जा सकता। तो अगर y इन टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते तो इसको हम क्या बोल देंगे? एक्सप्लिसिट, इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है एक्स वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो क्या हम इसमें y इन टर्म ऑफ x लिख सकते हैं? अगर हमने इसको ओपन भी कर दिया तो ये कॉस x कॉस y हो जाएगा और माइनस साइन x साइन y हो जाएगा। फिर तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि साइन x साइन y अलग अलग हो ही नहीं पाएंगे। तो इसमें y इन टर्म ऑफ x इसको नहीं लिख सकते हैं। y कैन नॉट बी इन टर्म ऑफ x, y को x के टर्म में नहीं रख सकते हैं, तो फिर हम इसको क्या बोल देंगे कि ये इम्प्लीसिट है, नहीं तो फिर ये एक्सप्लिसिट है। ठीक है, तो ये एक नया टर्म इसमें मिल जाएगा। उसके बाद इसमें एक और नया नाम आ जाएगा बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन हम अगले चैप्टर में इसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि उसी में सारे एग्जाम्पल इसके मिलने वाले हैं जिनकी बाउंड्री डिसाइड हो। बाउंड्री डिसाइड हो मतलब जिनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड हो कि भाई ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता और ना यहाँ से पीछे जा सकता है, मतलब वो बाउंड्री के उसमें हो गया ना, उसकी बाउंड्री डिसाइडेड हो गई, तो इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे? बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कई सारे एग्जांपल जो होंगे वो बाउंडेड फंक्शन के होंगे। अभी यहाँ पर लिख लेते हैं क्या होगा बाउंडेड फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड, a function is said to be bounded if modulus of fx less than m। m जो है वो क्या है? m is a finite पॉजिटिव रियल नंबर है। m जो है वो फाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर है। इस अगर जैसे आपने मॉडुलस की प्रॉपर्टी पिछली क्लास में पढ़ी थी कि अगर मॉड fx जो है वो लेस देन m है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। वैसे ये आइडिया भी सबको है कि जैसे मान लो कह दो कि मैं मॉड fx लेस देन k है, ऐसे करके हमने पढ़ा हुआ है, तो देन fx की वैल्यू क्या हो जाती है? fx की वैल्यू माइनस k से प्लस k के मिड में हो जाती है। ये मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। क्यों ऐसा होता है इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लो हमसे कह दिया जाए कि मॉड x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो मॉड x की वैल्यू लेस देन 2 कब हो सकती है? जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, सोचो। मॉड x चाहिए और वो 2 से कम होना चाहिए, मॉड x की वैल्यू 2 से कम होना चाहिए, नहीं तो -2 से 2 ओपन इंटरवल में -2 से 2 के बीच का कोई भी नंबर आप ले लो। -1 से 1 लोगे, सिर्फ हम इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल नंबर की बात भी कर रहे हैं ना। तो -2 से x की वैल्यू 2 के मिड में कोई भी नंबर ले लो आप। 2 से छोटा 1.99 1.99 होगा कि नहीं, बड़ा होगा मॉड x लेस देन। तो इसलिए जो है वो हम कह सकते हैं कि -2 से +2 के बीच का कोई भी नंबर आप ले लो, वो सारे के सारे जो है मॉड x जो है वो लेस देन 2 आएगा। ये 0 के लिए मॉड है तो निगेटिव वाले को भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव भी ऑलरेडी पॉजिटिव कर ही देता है इसको।
तो मॉड एफ एक्स अगर लेस देन एम हमको गिवन है, अगर हमें मॉड एफ एक्स जो है वो लेस देन एम गिवन है, तो इसका मतलब मॉड एफ एक्स की वैल्यू लेस देन एम है। देन क्या हुआ कि एफ एक्स की वैल्यू डिसाइडेड हो गई, एफ एक्स की वैल्यू माइनस एम से प्लस एम के मिड में रहेगी। तो ये बाउंडेड नहीं हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी बाउंड्री डिसाइड हो गई कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये माइनस एम और एम के बीच में रहने वाला है, तो इसकी बाउंड्री बन गई कि नहीं? तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन। अभी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें साइन इन्वर्स एक्स जो होता है उसकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के मिड में होती है। अभी आगे पढ़ेंगे, ये आगे की बात है। तो वहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर वो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? बाउंडेड फंक्शन, क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रहती है। तो जरूरी नहीं कि वही हो, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिसाइडेड है, तो उस तरह के फंक्शन को हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। क्लियर? फिर एक और इसमें आता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो वो तो मैं बताने वाला नहीं, क्योंकि मैं कई बार उसके बारे में बात कर चुका हूँ। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? बता दो भाई। आइडेंटिटी फंक्शन तो वो तो यूनिट फंक्शन हो गया ना। यूनिट है मतलब वन हो, एफ एक्स की वैल्यू वन है, तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, क्योंकि उसमें हम चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू रखें वो तो वन ही आने वाला है। आइडेंटिटी कितनी बार हमारी बात हुई थी? आइडेंटिटी रिलेशन में भी बात हुई थी, और वहीं पर हमने आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बात किया था कि जब एक्स की वैल्यू y इक्वल टू एक्स, कॉन्स्टेंट नहीं, y इक्वल टू एक्स, हाँ, तो वन के लिए वन, टू के लिए टू, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और इसको आप याद रखें, कई बार इसकी डायरेक्ट ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो y इक्वल टू एक्स जो होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू के इक्वल आएगा, a कॉमा ए, वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री। तो कोई ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद एक जो है और बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई का फेवरेट है ये। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इसमें दो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अभी इंडिकेट कर लेंगे हम। और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए। बाकी हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पूरा चैप्टर किया हुआ है। तो देखो, क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो क्वाड्रेटिक हम लेट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए बी सी जो होते हैं वो बिलोंग्स टू क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और ए जो है वो कभी भी जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो की इक्वल हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक कहाँ बचा? है कि नहीं? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर तो वो लीनियर बच जाएगा, वो लीनियर बन जाएगा। ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, आपको याद होगा 10th में भी और 11th में भी हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के एक पैराबोला शो किया था कि ये जो क्वाड्रेटिक होती है ये एक पैराबोला शो करता है। याद है कि ये कैसे बनता है? एक ए कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी को बाहर रहने देते हैं, और फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट है बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए का हाफ क्या होगा? बी अपॉन टू ए। उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा ये? और ए का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चलो अगली लाइन में कर लेंगे। ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर और प्लस सी। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए और प्लस सी हो गया। तो ये y इक्वल टू बन गया ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लेते हैं और फोर ए एलसीएम ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
डी के इक्वल होता है डी, तो इसी को हम बोल देते हैं डी। तो ये बन गया y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये माइनस डी अपॉन 4a, इस माइनस डी अपॉन 4a को इधर भेज देते हैं, तो प्लस डी अपॉन 4a, और ये a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये इसको लेट कर लेते हैं y और इसको लेट कर लेते हैं x, तो ये किसका फॉर्म बन जाता है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का फॉर्म। और ये जो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का फॉर्म बना हुआ है, ये किसको शो करता है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट अ पैराबोला। और इसके पैराबोला के वर्टेक्स क्या होंगे, इसके वर्टेक्स तो होंगे 0 0, वर्टेक्स क्या होंगे इसके 0 0, किसके, इस वाले पैराबोला के। लेकिन हमारे पास तो पैराबोला दूसरा बना है, तो हमें इसके वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे। ये जो पैराबोला बना है इसके वर्टेक्स हमें चाहिए, तो इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, एक बार हम कैपिटल Y को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार कैपिटल X को, क्योंकि हमने इसको क्या लेट किया है y, इसको हमने लेट किया y, और इसको क्या लेट किया है x। तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 और दूसरा होगा कैपिटल X इक्वल टू 0। तो वहाँ से हमको जो ऊपर वाला है उसके वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस डी अपॉन 4a। और x प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस बी अपॉन 2a। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या मिल गया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, कौन सा पैराबोला, जो ये था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाले पैराबोला के वर्टेक्स क्या बन गए, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4। ये हमको याद रहना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होगा। अब पैराबोला जो है उसकी ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकती है, उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकती है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ए पर। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला की जो ओपनिंग होगी वो कहाँ पर होगी, अपवर्ड। और अगर ए लेस देन 0 है, तो पैराबोला की ओपनिंग कहाँ पर होगी, डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमको इतना आइडिया होना चाहिए था पैराबोला के बारे में। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन देखो, और इसमें बताओ कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर इसके जो है वो कुछ 6 केसेस हैं, वो 6 केसेस करने के बाद हम उन क्वेश्चंस तक पहुँच पाएंगे जिनको हमें डिस्कस करना है, जिनसे रिलेटेड जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो फिर अब इसमें लिख लेते हैं केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस करके लिख लेते हैं। बल्कि ये लिख लेते हैं केस नंबर 1। केस 1 क्या है, जब a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, और d की वैल्यू, देखो 3 तरह के पैराबोला पॉसिबल होंगे, मैं सब एक साथ भी वैसे कर सकते हैं हम लोग कि कौन कौन से पैराबोला पॉसिबल होंगे। या तो पैराबोला जो है भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसके 2 ही रूट्स होंगे, तो पैराबोला कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, या तो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करके जाए, या तो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, या तो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, और या तो पैराबोला जो है वो ऊपर से ही निकल जाएगा एक्स एक्सिस को बगैर टच किए हुए। तो पहला केस हम लिख रहे हैं जब a की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन d की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। और इसी में दूसरा केस भी यहीं पे ऐड कर देंगे इसी जगह पे, कि जब a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी, और d की वैल्यू अभी भी जो है वो लेस देन 0 है। तो कौन कौन से किस टाइप के ग्राफ बनेंगे, देखो जैसे यहाँ पर हमने कहा कि भाई a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है,
तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब ओपनिंग कहाँ पर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और डी जो है, डी का मतलब डी लेस देन 0 है, तो डी लेस देन 0 है तो क्या उसने एक्स एक्सिस को टच या कट किया होगा क्या, उसके कोई रूट्स बने ही नहीं होंगे ना, ये इमेजनरी रूट्स की कंडीशन होती है। तो अगर ये इमेजनरी रूट्स की कंडीशन है तो पैराबोला जो हमारा बना होगा वो किस टाइप से गया होगा, वो पैराबोला हमारा गया होगा कुछ इस टाइप से, यहाँ से जा सकता है ऐसे, या हो सकता है एक्स वाई एक्सिस को भी ना कट करे यहाँ से चला जाए। और अगर ए लेस देन 0 की बात हो रही है तो फिर इस टाइप से बन जाएगा कि यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा, कुछ इस टाइप से चला जाएगा। ये ए लेस देन 0 है और डी, सॉरी ये हमने एक्स एक्सिस को जो है हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कराना है, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को कट कर दिया तब तो फिर उसके रूट्स अलग हो गए ना, उसके फिर दो रूट्स बन जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ इस टाइप से जाना है कि यहीं से चले जाना है, मतलब एक्स एक्सिस को जो है ना तो टच करना चाहिए और ना ही कट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम ये कंडीशन बना रहे हैं ना, डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 का मतलब उसके कोई भी रूट्स है ही नहीं, डी इक्वल टू 0 का मतलब दो इक्वल रूट्स होंगे, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब उसके दो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो कोई भी रूट्स नहीं है क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को कट किया ही नहीं है, ना तो कट किया और ना ही टच किया। बात समझ में आ रही है। तो अच्छा, यहाँ से देख के हम क्या ये कह सकते हैं कि जो ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, यही है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम क्वेश्चन जिसमें मिलते हैं बहुत सारे जेई में, उसमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ग्राफ है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है हमेशा पॉजिटिव ही हो रहा है। एफ एक्स की वैल्यू आप देख लो, क्या कभी जीरो होगी क्या, सबसे मिनिमम यहाँ पर आ रहा है, ये इस जगह पे आ रहा है, यही इसका वर्टेक्स हो जाएगा v माइनस बी अपॉन टू है कॉमा माइनस डी अपॉन फोर है, यही तो होगा इसका वर्टेक्स। तो क्या इसकी वैल्यू कभी जीरो हो सकती है क्या, जीरो होने के लिए तो इसको यहाँ आना पड़ेगा ना, नीचे आना पड़ेगा y की वैल्यू जीरो आने के लिए, और अगर जीरो से कम होना है तो नीचे और नीचे कट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो ऊपर से ही जा रहा है, इसने y एक्सिस को यहाँ पे कट किया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसके लिए एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, एफ एक्स जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये अब ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन में गिवन है, मान लिया क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि कोई फंक्शन है, फंक्शन कोई गिवन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो और कह रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब देन हमको क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो करनी पड़ेगी। तो अगर हमने फंक्शन को देखा कि अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब पक्की बात है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हमें क्या करना है, लेस देन ज़ीरो करना है। ये याद रखना है, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा इसका। अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमेशा लेस देन 0 होगा। अच्छा, अगर फंक्शन की वैल्यू लेस, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो फंक्शन की वैल्यू अब इधर से इधर जो मिल रही है वो y की नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रही है, तो नेगेटिव होगी कि नहीं होगी ये वैल्यू y की। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी गिवन है, ये दूसरे के लिए हो गया, एफ एक्स जो है अगर नेगेटिव भी है तो भी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तब भी उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 ही होगा। मतलब ये जरूरी नहीं कि ग्रेटर देन में ग्रेटर देन कर दो, लेस देन में लेस देन कर दो, नहीं, फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डी हमेशा जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लीजिए और इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लीजिए आप, कि अगर फंक्शन हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो भी उसका हम डी लेस देन 0 करेंगे, फंक्शन अगर लेस देन 0 है तो भी उसका डी जो है वो हम लेस देन 0 ही करने वाले हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम इसमें। ये फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इसको क्या पढ़ते हैं, ए को उल्टा कर देते हैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको ये पढ़ते हैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर, आगे बढ़े फिर। अब देखो केस सेकंड की बात करते हैं।
हमने क्या किया, पहले जो है वो ग्राफ को एक्स एक्सिस से कट कराया ही नहीं, सीधे ऊपर से ले गए या तो बिल्कुल नीचे से ले गए। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेंगे और ए की वैल्यू लेस देन जीरो लेंगे, लेकिन उन दोनों में क्या करेंगे, डी के बारे में बात करते हैं। डी जो है वो इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। डी इक्वल टू जीरो के केस में क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को टच कर देगा, इक्वल रूट्स मिल जाएंगे हमको। हो सकता है वो यहाँ से आ जाए, हो सकता है वो ये यहीं से टच करते हुए इसे बेंड करा देना है। यहाँ पर जो दो रूट्स मिल रहे हैं अल्फा और बीटा, वो दोनों इक्वल होंगे। क्लियर। यहाँ पर जो फंक्शन है वो अगर उसका एफ एक्स देखो क्या होगा, ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। इसमें जो एफ एक्स की वैल्यू देख रहे हो, जो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मिल रही है, वो हमेशा या तो जीरो मिल रही है या तो पॉजिटिव मिल रही है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, d इक्वल टू जीरो हो, सो हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये ठीक है? क्योंकि अभी तो ये केवल पॉजिटिव था, इक्वल टू जीरो नहीं था, लेकिन अगर उसने टच कर दिया तो ये जो डिस्टेंस एफ एक्स की मिल रही है यहाँ से यहाँ तक, वो इक्वल टू जीरो भी होगा और ग्रेटर देन जीरो तो है ही है। क्योंकि ग्रेटर देन जीरो इसलिए क्योंकि वो अभी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में गया ही नहीं, वो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स वाई एक्सिस में ही है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये अगर नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से बेंड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो है, तो ए ग्रेटर देन ए लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो अगर है तो क्या करें इसमें, बताओ फिर अब आगे। सो एफ एक्स की वैल्यू क्या कह सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू, हाँ, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप इनको जो है बिल्कुल बॉक्स के अंदर बंद कर लें, इनकी ज़रूरत भी अभी हमें पड़ेगी। ओके। हो गया। तो केस सेकेंड हो गया अब ये, फिर केस थर्ड की बात कर लेते हैं। क्या 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 केस हो चुके हैं। पहला केस हो गया कि जब ए ग्रेटर देन जीरो था, ए ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो तो लेना ही लेना है, हमने लिखा डी निगेटिव और डी लेस देन जीरो उसके लिए ले लिया, डी इक्वल टू जीरो है उसके लिए ले लिया। अब बचा क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो। तो ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो और डी जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर एक दूसरा केस क्या आ जाएगा, ए लेस देन जीरो हो और डी भी ग्रेटर देन जीरो हो, तब भी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, अब जरा इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा। ये हो गया y एक्सिस हमारा और ये हो गया x एक्सिस। हमारा जो ग्राफ बनेगा वो अब कैसे बन जाएगा, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, तो कह रहा है कि a तो पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन d जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन जीरो का मतलब अब हमको रूट्स मिलने वाले हैं। तो ये बन गया y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। कहाँ कहाँ पे कट किया उसने, अल्फा और बीटा पर। हमने लेट कर लिया कि बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा है, यानी कि दो रूट्स हमको मिल गए, अल्फा और बीटा, ये दो रूट्स मिल गए। वही काम यहाँ पर भी हो जाएगा, ऐसे जाएगा ये और ये यहाँ से ऐसे ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कि बताओ भाई a ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें कितने रियल रूट्स मिल रहे हैं? कितने रियल रूट्स मिल रहे हैं भाई? यहाँ दिख रहा है हमको 2 रियल रूट्स मिल रहे हैं, अल्फा और बीटा। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 है तो इसमें कितने रूट्स मिल रहे हैं? देन 2 रियल रूट्स, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ऐसे बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट रूट्स मिल गया, ठीक है। अब अगर हमसे कहा जाए कि बताओ भाई एफ एक्स अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा? भाई इक्वल टू 0 में तो 2 रूट्स मिल गए, अल्फा और बीटा। अगर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो क्या होगा? इधर प्लस इन्फिनिटी है, उधर माइनस इन्फिनिटी है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब कहाँ से कहाँ तक का ग्राफ लिया जाएगा? एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाला साइड आएगा यहाँ से यहाँ तक। और कौन सा साइड आएगा? यही दोनों आएंगे कि नहीं ग्रेटर देन 0 के लिए, वाई एक्सिस में जितने पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा और यूनियन बीटा से लेकर कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर हो रही बात? अगर हमसे कहा जाए एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव कहाँ पर होगी तो क्या बताएंगे हम? एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव, तो निगेटिव के लिए कौन सा पोर्शन हमको लेना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक, यही हाँ यही वाला होगा ना नीचे की तरफ निगेटिव के लिए। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अल्फा से बीटा तक ही, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है कि सिर्फ ओपन इंटरवल का यूज होगा। जब लेस देन और इक्वल टू 0 कर दोगे यहाँ पर, यहाँ इक्वालिटी लगा दोगे तो फिर ब्रैकेट जो है वो क्लोज्ड इंटरवल का आ जाएगा। क्लियर? वही कहानी यहाँ पर भी है सेम। अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई एफ एक्स की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब 2 रूट्स हमको मिल गए, 2 रूट्स अल्फा और बीटा। अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें x की वैल्यू जो है वो एफ एक्स कब पॉजिटिव होगा, x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के लिए कौन सा पार्ट हम चूज़ करेंगे? तो ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा। अगर कहा जाए कि एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी, तो फिर इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है। तो ये वाला पोर्शन अब हमें चूज़ करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक यूनियन बीटा से लेके इन्फिनिटी तक। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो अगर इस टाइप का केस बनता है, कहाँ पर पॉजिटिव है फंक्शन, कहाँ पर नेगेटिव है, तो हम इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको ये पहला पॉइंट जो है और ये जो दूसरा पॉइंट है ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसको मर्ज करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट्स करके। कि अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब a जो है वो ग्रेटर देन 0 है और d जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है। और अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मीन्स a की वैल्यू लेस देन 0 है और d की वैल्यू भी क्या होगी? लेस देन 0 हो जाएगी। देखो इसमें कुछ गड़बड़ है? कि सही है बात?
अगर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई, अगर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई तो ये पहला केस होगा। तो डी क्या है, लेस देन जीरो है। और अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल टू जीरो भी होगी तो डी क्या हो गया, इक्वल टू जीरो। तो दोनों केसेस को हमने मर्ज कर दिया, दोनों केसेस को हमने मर्ज कर दिया कि अगर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू भी हो, दोनों ही हो जीरो से, तो फिर डी की वैल्यू तो लेस देन जीरो होगी ना। लेस देन और इक्वल टू भी है और लेस देन है, तो यही दोनों लिख दिया हमने यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम? अब जरा क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन जो आया हुआ है कभी जेई में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमें क्वेश्चन गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है ए की कौन सी ऐसी वैल्यू हम यहाँ रखते जाएं जिससे इसका अंडर रूट जो है वो डिफाइंड होता जाए। वो सारी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है जिसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जब भी कभी अंडर रूट का केस आएगा तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट किसका पॉसिबल होता है, किसका अंडर रूट हम निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब अगर एफ एक्स डिफाइंड है तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर एफ एक्स की वैल्यू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर है तो इसका मतलब इस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। होगी कि नहीं? अरे क्योंकि जीरो का ही हम अंडर रूट निकाल सकते हैं, या तो ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को बोलो कि भाई ये एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेंट, अगर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला और उसको डी निकाल दिया। डी की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू कितनी है फोर। और ये क्या होना चाहिए, डी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो बस अब यहीं से हमें ये पता चल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सिक्सटीन के फैक्टर क्या बन जाएंगे, ए प्लस फोर और ए माइनस फोर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं फोर और माइनस फोर को, प्लस माइनस प्लस, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बिलोंग्स टू माइनस फोर से लेकर फोर तक। लेकिन क्या ओपन इंटरवल में कि क्लोज्ड इंटरवल में, तो आंसर होगा क्लोज्ड में। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो ले रहे हैं, और इक्वल टू ज़ीरो भी तो ले रहे हैं ना। तो अगर आपको याद होगा ये सब तो आप पहले कर चुके हैं कि अगर ये लेस देन और इक्वल टू हो, यहाँ पर भी लेस देन और इक्वल टू हो तो ये ब्रैकेट आएगा, और अगर ओपन इंटरवल की बात होगी तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम?
ओके, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जेई के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है और इस पर कई बार क्वेश्चन आया। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेंगे कई सारे। तो एक और इसी से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द कंप्लीट सेट, फाइंड द कंप्लीट सेट find the complete set of values of a such that x square minus x divided by 1 minus ax attains all real values, all real values। देखो इसको और बताओ। कुछ समझ में आ रहा कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? इसमें कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स क्रॉस। और हाँ, एक चीज़ और भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दी हुई है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। कह रहा है कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब इसने ये तो बोल ही दिया है कि एक्स की सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या होंगी, रियल। ये इन्होंने इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल दिया हुआ है। अब ये जो है एक क्वाड्रेटिक का फॉर्म दिया हुआ है, तो इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y माइनस ए एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बना, ए वाई माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म। और ये जो है x में क्वाड्रेटिक है, और x में क्वाड्रेटिक है तो इन्होंने ये भी दिया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो अगर x रियल है और x में क्वाड्रेटिक है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अगर क्वाड्रेटिक है और x रियल दिया हुआ है, ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है और कह दे x बिलोंग्स टू रियल है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करते हैं हम लोग? इक्वल टू 0 ही सिर्फ करते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है? इक्वल टू 0 करोगे तो रियल मिलेगा लेकिन इक्वल रूट्स की कंडीशन बनेगी, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करोगे तो इक्वल रूट्स की भी कंडीशन बनेगी और डिस्टिंक्ट रूट की भी कंडीशन बनेगी, क्योंकि वो भी तो रियल होगा। तो डी ग्रेटर देन 0 पे रियल और डिस्टिंक्ट मिलते हैं, डी इक्वल टू 0 पे रियल और इक्वल मिलते हैं। तो जब भी रियल बोलता है तो रियल के लिए हमको उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना पड़ता है, ना कि सिर्फ ग्रेटर देन 0 और ना ही सिर्फ इक्वल टू 0। बात क्लियर हो रही है ये? तो हमने इसका d निकाला और d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है, ए वाई माइनस 1, और c की वैल्यू क्या है, माइनस वाई। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू पुट कर देते हैं तो b है ए वाई माइनस 1
होल स्क्वायर माइनस 4a1 और c की वैल्यू माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ay और प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बन गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a, कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो 2y कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो ये बन जाएगा माइनस का 2y कॉमन ले लिया हमने, 2 और y, तो a माइनस 2 और प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बन गया। हमें तो a की वैल्यू निकालनी थी। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a। a तो अभी निकला ही नहीं, हमने d निकाला, हमने क्वाड्रेटिक पहले y इक्वल टू करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाया, उसका डिस्क्रिमिनेंट किया, तो एक फंक्शन हमको फिर मिल गया y और a के टर्म में। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन जो है वो किस टाइप का फंक्शन है कि f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का फॉर्म ये दिख रहा है आपको। ये जो फॉर्म दिख रहा है ये f(x) है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का फॉर्म दिख रहा है। अगर f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये लिखा हुआ है कि अगर f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उसका d जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 कर देता है। तो अगर f(x) जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है निकालो और अब उसको लेस देन और इक्वल टू 0 कर दो। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर, इसको फिर कंपेयर कर लेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2 टाइम्स a माइनस 2 और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका d निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसको लेस देन और इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 4 इंटू ए माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की 1 लेस देन और इक्वल टू 0। 4 तो कॉमन लेके कट हो जाएगा, 4 तो कॉमन लेके गया और स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a माइनस ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ए स्क्वायर भी कट हो गया, तो 4 लेस देन और इक्वल टू 4 है, 4 भी कट हो गया, तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, ए बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर ए की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगी तो हम बोल सकते हैं कि तब इसका कंप्लीट सेट ए की वैल्यू का हमको मिलेगा। f(x) इक्वल टू हमको गिवन है log ऑफ 2 बेस x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें log भी आ गया और क्वाड्रेटिक भी साथ में आ गई। इसका हमको जो है डोमेन फाइंड आउट करना है कि इसका डोमेन क्या होगा। सोचो, तो देखो पहले भी हम रैशनल फंक्शन जब भी निकालते हैं इसमें लिखा होगा क्वेश्चन में फाइंड डोमेन, हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। जब भी कभी हम रैशनल फंक्शन की बात करते हैं आप अपनी आदत बना ले कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में जैसे ही कोई क्वेश्चन हमको दिखाई देता है तो हम इसको देखते ही तुरंत अपनी आदत बना ले कि q को नॉट इक्वल टू 0 साइड में लिख दें। क्यों, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना, ये तो पता ही है हमको कि ऐसा होता है। बोलो, अगर हमसे कोई पूछे कि रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन बताओ, रैशनल फंक्शन की या रैशनल नंबर की, तो हम उसको यही तो लिखेंगे कि भाई रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यही तो बोलते हैं हम सीधे सीधे। तो यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कभी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको पहले फैक्टर कर ले,
तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस टू और 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस टू, यानी x की वैल्यू एक तो -1 नहीं होगी और दूसरी -2 नहीं होगी। लॉग के बारे में भी आपको जब भी कभी आप डोमेन निकालें तो लॉग की प्रॉपर्टी भी आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि अगर हमें log x बेस y गिवन हो तो हम हमेशा जानते हैं कि x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए और y की वैल्यू 1 के इक्वल कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकाल सकते हैं, नेगेटिव का तो लॉग निकलता ही नहीं है। तो ये 3 कंडीशन जब भी कभी log x बेस y का क्वेश्चन दिखाई दे तो हमको ये पता होना चाहिए। y नॉट इक्वल टू 1 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि log x बेस y को क्या बोलते हो, log x डिवाइडेड बाई log y। और अगर log y की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ log 1 आ जाएगा और log 1 आ गया तो log x अपॉन 0 आ जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि अपॉन में 0 हो जाए? तो इसलिए यहाँ पर बताया जाता है कि y की वैल्यू 1 के इक्वल होनी नहीं चाहिए। x में चलेगा, x की वैल्यू 1 हो जाए चलेगा, क्यों? क्योंकि log 1 की वैल्यू तो डिसाइडेड है, 0 होती है, कोई टेंशन नहीं है। 0 का log नहीं निकलता है, पॉजिटिव नंबर का log निकलता है। तो यहाँ से देख के हमको एक आइडिया ये भी तो हो रहा है कि log के साथ जो ये x है ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि कब पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब जो x प्लस 3 की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। तो x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब आंसर इसका क्या होगा? x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, तो -3 से बड़े का मतलब हो गया -3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। -3 से बड़ा तो -3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें हमें और भी ध्यान रखना है कि ये नहीं होना चाहिए। 1 और 2 क्या हो सकता है क्या? 1 -1 और -2। तो -3 से इन्फिनिटी में -1 और -2 भी तो आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से लेके इन्फिनिटी तक, एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए और -2 नहीं होना चाहिए। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें कि क्लियर हो रही बात? ये कभी जेई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, और इजी है। लॉग के साथ लॉग का ध्यान रखना है और क्वाड्रेटिक के साथ क्वाड्रेटिक का। यहाँ तो क्वाड्रेटिक का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हुआ जो हमने भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या y की वैल्यू ये गिवन है। कह रहा है कि इसकी रेंज की वैल्यू बताओ। किसी क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ये भी हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम करते क्या है, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए। यहाँ तो दोनों ही है, 1 भी है और पॉजिटिव भी है। तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट होगा, 1/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर और -3। ये बात समझ में आई? क्या किया हमने यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए, यहाँ दोनों ही है। तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का मेथड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करो और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करो। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्म बन गया और ये -1/4 -3। तो कितना बन जाएगा ये, x -1/2 का होल स्क्वायर, 4 3 12 और 1 13/4 y की वैल्यू। तो y प्लस 13/4 इक्वल टू एक्स -1/2 का होल स्क्वायर। ये देखो क्वाड्रेटिक बन गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन गया। बन रहा है?
सारी बात समझ में आता, कोई प्रॉब्लम? अब जरा बताओ कि यहाँ पर इस हाँ, डोमेन यहाँ पर तो x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। जो ये क्वाड्रेटिक हमको मिला है इसमें ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर का तो कोई टेंशन ही नहीं है। x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। कितनी वैल्यू ढूंढोगे? सब में x की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ मिलेगा, -1 रखो, 0 रखो, माइनस का बहुत बड़ा नंबर रख दो, प्लस का बड़ा रख दो, लिखते जाओगे। इसकी जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। और इसको अगर आप ध्यान से देखें, जो यहाँ मैंने हाईलाइट किया, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -13/4। तो अब मुझे इसको देख के बताओ कि यहाँ पर इसकी कौन सी वैल्यू मिल सकती है? मिनिमम वैल्यू मिल सकती है कि मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है? सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? अरे मिनिमम तब हो सकता, देखो एक बात अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये वाले में अगर x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, जैसे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 1000 रखो, लाख रखो, माइनस का भी रख दो, माइनस का 1000 रख दिया, माइनस का 100 रख दिया, कोई भी माइनस की भी रखोगे तो होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव कर देगा कि नहीं कर देगा? तो इसका मतलब x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही, बढ़ती जा रही है। तो सबसे कम वैल्यू कब हो सकती है? सबसे कम वैल्यू तब हो सकती है जब इसको हम क्या रख दें यहाँ पर, इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो तभी y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी -13/4, जब ये वाला पार्ट 0 हो जाए। ये वाला पार्ट 0 कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? यानी अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और किस पॉइंट पे होगी, तो हम बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू इसकी -13/4 होगी, उससे कम नहीं हो सकता। उससे कम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होता रहेगा। बड़ा होता रहा तो 13/4 से बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर हो रही बात? अच्छा, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी क्यों हो जाएगी? क्योंकि x की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हैं, मतलब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब x की बहुत बड़ी वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, तो y की वैल्यू भी तो बढ़ती जा रही है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज जो है वो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -13/4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखो कोई बताओ मुझे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक की जब भी कभी हमें रेंज निकालनी होगी तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। हम क्या करेंगे, उसका परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक जा रही वैल्यू। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है और इसका डोमेन हमको फिर फाइंड आउट करना है। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है अंडर रूट ऑफ x² - 5x + 6।
फाइंड डोमेन, डोमेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या हो। डोमेन का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स की वो सारी की सारी वैल्यू जो फंक्शन की डिफाइंड वैल्यूज है, जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, वो सारा कलेक्शन होता है डोमेन। क्या पढ़ा था हमने इसमें? क्या होगा आंसर? करने का प्रोसेस क्या होता है, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अंडर रूट का जब भी कभी केस आता है, हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स में अगर कोई फंक्शन हो या एफ एक्स इक्वल टू कोई अंडर रूट फंक्शन जी एक्स दिया हो, तो जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हुआ, इसके दो फैक्टर बन गए, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया तो थ्री और टू हो गया प्लस माइनस प्लस, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया और ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब हमें कौन सा नंबर देखना है, तो इसने बोला है कि पॉजिटिव वाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब पॉजिटिव, तो इसके बीच में पॉजिटिव और इसके बीच में पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू तक क्लोज में यूनियन थ्री से लेकर क्लोज में ओपन इन्फिनिटी तक, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम? एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है।
जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपॉन के केस में हमने बात की हुई थी कि इसको हम सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो नहीं करते। तो ये x-1 और x-2 दो बन जाएंगे, और 2 और 1 को जब हम देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस, और हमें क्या लेना है यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर है मॉड एक्स माइनस एक्स, फाइंड डोमेन। मॉड एक्स माइनस एक्स है अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन में, मॉड एक्स के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होती है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, और लेस देन जीरो होती है जब माइनस एक्स हो। मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स। तो हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे इस तरह क्वेश्चन में। केस फर्स्ट में हम ले लेंगे जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो मॉड एक्स की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, एक्स। और अपॉन का केस है तो हमें पता है कि मॉड एक्स माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। और जब हम मॉड एक्स की जगह एक्स रखेंगे तो एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो क्या जीरो कभी भी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो यानी कि एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जरा केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में हमने एक्स लेस देन जीरो ले लिया, तो अब मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी। तो मॉड एक्स माइनस एक्स अभी भी ग्रेटर देन जीरो था, और माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स जो है वो लेस देन जीरो बन गया। माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो लेस देन जीरो का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक कुछ भी रख लो। माइनस जीरो को छोड़ दो, जीरो तो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो अपॉन में जीरो माइनस जीरो तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच का कोई भी नंबर आप यहाँ पर रख के देखो, क्या कोई प्रॉब्लम आने वाली है कि सबका अंडर रूट ईजिली निकाल सकते हो? कोई भी नेगेटिव नंबर, क्योंकि मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही है, और एक्स की जगह नेगेटिव रखोगे तो माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो बार बार ये प्लस होता जाएगा, और प्लस होता जाएगा तो अंडर रूट ईजिली निकल आएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं रहेगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, लेकिन ये तो है ही नहीं। तो आंसर हमारा हो गया क्या,
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 अंडर रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, इसका डोमेन फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इतना तो आइडिया है ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x में कौन बड़ा होता है। सोचो थोड़ा सा, तो पहली बात तो इसकी प्रॉपर्टी 1 वाली है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, x। कब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा हो जाए। सपोज कर लो ना x की वैल्यू 2.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2। 2.1 2 और 3 के बीच में आएगा, मिनिमम वाला ले लेते हैं। 2.99 ले लो तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x में कौन बड़ा हो रहा है। अगर x की कोई नेगेटिव वैल्यू भी ले लो, माइनस का 3.99, तो -3.9 -3 और -4 के मिड में आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो ये सिंपल x सही है, अगर x की वैल्यू हमने माइनस का 3.9 ले ली। तो अब तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x में कौन बड़ा होता है। अगर कोई इंटीजर वैल्यू भी ले लो, जैसे 2 ले लो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, x की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। x जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। हाँ, तो और यहाँ पर क्या कह रहा है, हमने देखा कि हमने सारी वैल्यूज लेके देखा, x हमेशा बड़ा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x से, लेस देन और इक्वल टू कब होता है, जब इंटीजर वैल्यू, जैसे ये 2 पे देख लो दोनों इक्वल है, बाकी किसी पे भी देख लो हमेशा x की वैल्यू बड़ी आ रही है। और इनको क्या चाहिए कि x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा x से बड़ा हो, तो ये कोई ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। कोई भी ऐसा नंबर आप सोच लो दुनिया में है ही नहीं जिसमें x जो है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही कहती है, जब अगर आप देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के साथ लिखा रहता है लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो और कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम पर, आज अभी इतना ही करते हैं फिर। ओके।